नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। इसके पहले पार्ट वन और पार्ट टू में हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो डिस्कस की थी इस थ्योरी को लेकर के। आप सभी को पता है कि थ्योरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी टेट के एग्जाम्स में और आपके सी टेट के एग्जाम्स में। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपके इन छोटे छोटे सेक्शन से क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आए, इसलिए आपको इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए हमने अपनी थ्योरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और इसके पहले हमने चेतन, अवचेतन और आपके अचेतन मन के बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में। अगर आपका कोई डाउट है इसके रेफरेंस में तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट यानी कि पार्ट टू में हमने डिस्कस करके रखा हुआ था इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट। अगर वहाँ पे भी आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। विद एग्जांपल हमने हर चीज़ को क्लियरली वहाँ पे डिस्कस किया है। और आज है आपका पार्ट 3। तो यहाँ पे हम इरोस, थैनाटोस और आपके 5 मनोगत्यात्मक विकास की जो स्टेजेस हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ चलते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी होगी और क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उनकी थ्योरी पढ़ी होगी, तो उनका कहना ये था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि वो पूरा आप एक बार में समझ ना आए, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको उसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखकर हमने अपनी थ्योरी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो ये थ्योरी आपके यूपी टेट, सी टेट, नीट, ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस और आपके बीएड या डीएलएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ से छूटे ना। तो एक बार रिकैप करते हैं पुरानी थ्योरीज के बारे में और फिर बढ़ चलते हैं आगे। तो गाइज हमने बात करी थी पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिगमंड फ्रायड के बारे में। उनका जन्म 6 मई 1856 को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 सितंबर 1939 को हुई थी। वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। वो एक पेशे से तंत्रिका विज्ञानी थे, यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट थे, और उनके रचनाएं थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड, और जो सेकंड उनकी बुक थी वो थी ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ ईगो। ठीक। नेक्स्ट थी आपकी टोटम एंड टैबू, और जो लास्ट थी उनकी बुक वो सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकनेक्शंस थी। और ये 4 जो बुक्स थी उनसे रिलेटेड थी और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो एग्जाम्स में अगर आते हैं कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो बुक थी वो कौन सी लिखी गई है, और ये तीनों आपकी जो चारों बुक्स हैं वो ऑप्शन में हो, और कोई ऐसी बुक हो जो थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा या किसी और साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई हो, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन सी बुक आपके सिगमंड के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मन की। जो हमने 3 प्रकार के मन पढ़े थे, 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। ठीक है, पहला था आपका चेतन मन। तो चेतन मन मीन्स व्हाट? जब भी आप कोई चीज़, आप जगी अवस्था में होते हैं, जागृत अवस्था में, तो आप जिस भी चीज़ों के साथ अपने सराउंडिंग में इंटरेक्ट करते हैं वो सारा आपका बिहेवियर चेतन मन के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम जस्ट रिकैप कर रहे हैं गाइस, तो हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम आधा घंटा डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन वो मन होता है जब आप सो जाते हैं या फिर आप कोमा में चले जाते हैं या फिर बेहोशी की अवस्था में जो आपके मन में चलता रहता है वो आपका अचेतन मन होता है। अवचेतन मन वो होता है जिसे आप जनरली कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन वो आपके बिहेवियर में शो करता है। ठीक है, अवचेतन मन में आपकी वो सारी दमित इच्छाएं होती हैं जो आप एग्जैक्टली करना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश, या तो प्रेशर में आके या फिर सराउंडिंग की वजह से या फिर कंडीशन ऐसी आई कि आपको अपनी उन चीज़ों से दूर हटना पड़ा, तो वो चीज़ें आपके अवचेतन मन में चली जाती हैं। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिनमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था पिछले वीडियोज़ में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। ठीक है ना। तो इड में हमने पढ़ा था इड एक शैतान की तरह काम करता है, यानी कि जितने भी नेगेटिव हैं जो आपके इससे लेकर जुड़े हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको आप कोई चीज़ समझाते हैं वो नहीं समझते, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो चाहिए। तो ये है कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, जो चीज़ करना है वो करना है। तो ये है इड का कॉन्सेप्ट। ठीक, ये इंस्टिंक्ट्स पे बेस होता है। नेक्स्ट होता है सुपर ईगो। ठीक है, ईगो के बारे में बाद में बात करेंगे। सुपर ईगो होता है बिल्कुल अच्छा, जैसे परियां होती हैं। ठीक है,
वो वही करेगा जो आइडियलिस्टिकली सही होता है, जो आइडियली होता है, जो आइडियल होता है सबके लिए, ठीक है, जिससे किसी को हर्ट ना हो, जिससे जिसका सब समर्थन करें, ठीक है। तो ऐसा जो बिहेवियर होता है जो सबके लिए अच्छा होता है, एक आइडियलिस्टिक बिहेवियर, वो आपका सुपर ईगो शो करता है। तो यहाँ पे वो मोरालिटी शो करता है। अच्छा, अब ईगो की बात करते हैं। तो ईगो क्या होता है एग्जैक्टली? ईगो होता है बैलेंसिंग, यानी कि अगर आप ईड को नेगेटिव माने और सुपर ईगो को पॉजिटिव माने तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस्ड होता है वो है ईगो। ईगो अगर आप ऐसे माने कि एक बच्चा है जिसे एक चॉकलेट चाहिए लेकिन उसे शुगर की प्रॉब्लम है, तो क्या करता है? वो कहेगा कि ठीक है, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, तो ईड कहेगा मुझे खाना है चॉकलेट, तो खाना है बस। सुपर ईगो कहता है नहीं खाना चाहिए क्योंकि मैं शुगर की प्रॉब्लम है। लेकिन ईगो क्या करता है? कहता है चलो यार थोड़ा सा खा लेते हैं, इससे क्या होगा, उसका मन भी रह जाएगा और उसकी हेल्थ को नुकसान भी नहीं होगा। ठीक, तो वही ईगो होता है जो रियलिटी में जीता है, जो जिस कंडीशन में उसे एक्सेप्ट करके जीता है। तो ये आपका ईगो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे सिंपल सा डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो का पार्ट 3 का सेक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल केयरफुल होकर आप इन चीज़ों को सुनिए क्योंकि यहाँ से कई ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स में। जैसे आपके यूपी टेट में आया था, इलेक्ट्रा और ओडिपस के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया था। ठीक, तो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपके इरोस और थैनाटोस के बारे में पूछे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आपके मन में जो डाउट्स है वो क्लियर होने चाहिए। तो इसलिए हमने वीडियो का जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा बनाया है क्योंकि आप चीज़ों को समझ सके। तो इरोस के बारे में पहले बात करते हैं। तो इरोस जो होता है वो लाइफ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, यानी कि जो इंस्टिंक्ट्स मीन्स, जब आप इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इंस्टिंक्ट इज। इंस्टिंक्ट क्या होते हैं? सहज ज्ञान, जो चीज़ आपको जन्म से मिलती है। ठीक है, तो लाइफ इंस्टिंक्ट्स मीन्स क्या होता है? जब भी आप कोई ऐसा बिहेवियर शो करते हैं या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो जो आपको जीवन की तरफ लेके जाए। ठीक है, जैसे कि आपका बात करना, प्यार करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, जहाँ पे आपको अच्छी फीलिंग आती हो, जो आपको लाइफ में आगे लेके जाए। ठीक है, वो सारे आपके एक्शंस इरोस कहलाएंगे, जैसे कि सोशल कोऑपरेशन, सर्वाइवल, ठीक है, प्रिकॉशंस, यानी क्या हमें करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे इंस्टिंक्ट्स जो आपको फोकस करे प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की रक्षा के लिए जो भी चीज़ें फोकस करती हैं, जो इंस्टिंक्ट्स फोकस करते हैं आपके, वो सारे इरोस कहलाते हैं। ठीक है ना, ये जैसे कि आपका पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव इमोशन, जैसे कि लव, अफेक्शन, प्रो सोशल एक्शंस और सोशल कोऑपरेशन, यानी सामाजिक तौर पे अपने आप को स्टैब्लिश करना, दूसरे से प्यार और ममता के तरीके से रहना। ठीक है, दूसरों के साथ में पॉजिटिव रहना, हेल्प करना, कोऑपरेट करना, तो ये सारा आपका है इरोस। ठीक, अब थैनाटोस की बात करते हैं। तो इरोस अगर पॉजिटिव हुआ तो थैनाटोस आपका नेगेटिव हुआ। कैसे? तो थैनाटोस मीन्स गाइस, थोड़ा सा जुकाम की वजह से थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, बट इट इज़ ओके। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियरली समझ में आ सकता है। आई होप आपका आवाज़ क्लियर भी होगी। तो दैट इंस्टिंक्ट मीन्स क्या? डेथ इंस्टिंक्ट यानी कि थैनाटोस। अभी हमने पढ़ा था इरोस मीन्स होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, यानी ऐसे सारे काम जो आपको लाइफ की प्रेजर्वेशन की तरफ, यानी कि जिंदगी की रक्षा की तरफ लेके जाते हैं, वो सारे इरोस हुए। थैनाटोस वो होता है जो डेथ इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो आपको डेथ की तरफ, यानी कि आपको नेगेटिव की तरफ लेकर जाए। तो जो कॉन्सेप्ट होता है डेथ इंस्टिंक्ट का, वो प्लेजर प्रिंसिपल के अगेंस्ट काम करता है। जैसे इरोस आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, पॉजिटिवनेस मिलती है, जिससे दूसरों को प्लेजर मिलता है, वो सारा काम आपका इरोस करेगा। लेकिन थैनाटोस क्या करता है? प्लेजर प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जाता है। ठीक, तो फ्रूड ने क्या कहा था यहाँ पे? द गोल ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ, यानी कि पूरी जिंदगी का जो मकसद है वो क्या है? डेथ। कैसे? उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई भी काम, जैसे कि गुस्सा है, ठीक है, मन में नेगेटिव विचार लेकर आना है, जेलसी की फीलिंग है, ये सारी चीजें आपको किस तरफ लेके जाती हैं? नेगेटिवनेस देती है आपके माइंड में। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक बार लेके जाती हैं आपको इस कंडीशन पे, इस चौराहे पे ले जाके खड़े कर देते हैं जहाँ पे सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो आपको लाइफ के डिस्ट्रक्शन पे, लाइफ को खत्म करने की तरफ लेकर जाए, लाइफ को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए, लाइफ को एक खराब रास्ते की तरफ लेके जाए, तो वो सारा क्या था? थैनाटोस। ठीक है ना, तो लाइफ इंस्टिंक्ट्स यानी जो चीज लाइफ को प्रिजर्व करती है, वो सारी चीजें आपकी इरोस हुई। थैनाटोस मीन्स हुआ जो चीजें आपको
खराब लाइफ की तरफ लेकर जाए। तो पॉजिटिव की तरफ लेकर जाए तो आपका इरोस, और नेगेटिव की तरफ लेके जाए तो थैनाटोस, ठीक है ना। तो दैट अगर आप सिंपली एक वर्ड जो याद करना चाहते हैं, जैसे आपके एग्जाम्पल में, आपके एग्जाम में आ गया, ठीक, और एग्जाम्पल में कई सारी चीजें दी हुई हो, जैसे कि आपका प्रिकॉशंस दिया हो, सोशल कॉपरेशन दिया हो, सर्वाइवल दिया हो, और एग्रेशन दिया हो, तो और आपसे कहा जाए कि यहाँ पे इरोस के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या नहीं है, तो आपको एग्रेशन डालना है, ठीक। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपका लाइफ इंस्टिंक्ट है वो आपका हो गया एरोस, ठीक है, और जो आपका थैनाटोस हुआ वो हुआ दैट इंस्टिंक्ट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। लिबिडो के बारे में एक टर्म पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, और सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी थी उसका बेस यानी कि जो आधार है, ठीक है, जो मनोगत्यात्मक उन्होंने 5 स्टेजेस बताए थे, उसका आधार ये लिबिडो ही है। तो व्हाट इज लिबिडो, ये चीज आपको क्लियरली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो लिबिडो क्या है, एक एनर्जी होती है। एनर्जी कैसी, एक यौन ऊर्जा होती है जो आपको एक विशिष्ट क्षेत्र पर आपका ध्यान केंद्रित करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लिबिडो, तो लिबिडो इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच एक्ट्स एज ड्राइव, जो आपका ध्यान एक सेंटर पे फोकस करे, ठीक है, जो आपका ध्यान फोकस करे किसी चीज की तरफ, वो आपका हुआ लिबिडो, ठीक। तो लिबिडो क्या है, एक जनरल सी एनर्जी हुई। तो आपके पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आपने देखा होगा। पोटेंशियल एनर्जी मींस जो आपके पोजीशन की वजह से या जो चीज़ कोई रेस्ट पे होती है तो जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है बॉडी के अंदर, वो पोटेंशियल हुई। नेगेटिव हुई जो स्पीड की या वेलोसिटी या फिर मोशन की वजह से, सॉरी, जो मोशन की वजह से जो आता है वो हुआ आपका नेगेटिव एनर्जी ना। तो वैसे ही आपका लिबिडो हुआ यौन ऊर्जा, जो एक विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है, वही हुआ आपका क्या, लिबिडो। तो अब आपको इतना क्लियर हुआ होगा। गाइस ये चीज़ें बहुत इजी है और आपको इन सभी को याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आ जाते हैं, ठीक। तो बच्चे के रेस्पेक्ट में ये ऐसे जान सकते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो ऊर्जा है यानी जो एनर्जी है लिबिडो, जिसे कामेच्छा के रूप में भी जाना जाता है। तो जो लिबिडो है उसको हिंदी में कामेच्छा के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे में सबसे अधिक व्यवहार का जो स्रोत है, भले ही वह उससे अनजाने में लेके जाए, लेकिन जो बच्चा है वो इसी पे बेस्ड बिहेवियर करता है, ठीक। ये किसका मत था, आपके फ्रॉइड का। फ्रॉइड का मानना था कि ये जो लिबिडो है यानी कि जो यौन ऊर्जा है, ये एनर्जी जो है, ये बच्चे के सारे बिहेवियर को यही गवर्न करती है। यानी बच्चे का जो सारा बिहेवियर है ये इसी यौन ऊर्जा की वजह से नियंत्रित होता है और उसी यौन ऊर्जा की तरफ से आगे बढ़ता है, ठीक। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है यानी जब किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक जाता है, तो यही इसकी जो कामेच्छा यानी कि जो लिबिडो है, ठीक, ये अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित होने लगती है। अब किस तरीके से प्रदर्शित होने लगती है, इसे समझने के लिए जो फ्रॉइड थे उन्होंने 5 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में इसे बांटा था। तो क्या 5 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, इसे जानने के लिए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। गैस ये रही आपकी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे फ्रॉइड थे या फ्राइड थे, उन्होंने व्यक्तित्व संबंधी विचारों का मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत था, ठीक, इसमें फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बनाई थी। पहली थी आपकी मौखिक अवस्था, जिसे इंग्लिश में ओरल स्टेज के नाम से जानते हैं, जो है जन्म से 1 वर्ष। दूसरा है आपकी गूदा अवस्था यानी कि एनाल स्टेज, जो है 2 से 3 वर्ष। थर्ड है आपकी लैंगिक अवस्था यानी कि फैलिक स्टेज, ये है आपकी 4 से लेके 5 या 6 वर्ष तक हो सकती है, 5 वर्ष तक मैक्सिमम। नेक्स्ट है आपका चौथा सुषुप्ता अवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज, यह है 6 से आपकी 12 वर्ष तक। और लास्ट है आपकी जननिक अवस्था यानी कि जेनाइटल स्टेज, यह है 12 से 20 वर्ष तक, ठीक। तो ये क्या स्टेजेस है, इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पहले आपको स्टेजेस याद करने आने चाहिए। तो कैसे आप याद करोगे इन सब चीजों को, चलिए देखते हैं। तो गाइज पहला जो स्टेज था हमने बात करी थी ओरल, एनाल, फैलिक, लेटेंट और जेनाइटल स्टेज के बारे में, ठीक। अब इसे याद करने के लिए एक निमोनिक है, निमोनिक के थ्रू आप इसे लर्न कर सकते हैं। निमोनिक क्या है, ओल्ड, एज, पेंशनर्स, लव, ग्रेप्स। एक जनरल सा है कि जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब का जो पर्सन है वो जब रिटायर हो जाते हैं तो जनरली वो बैठते हैं तो उन्हें फ्रूट्स दिए जाते हैं, और क्योंकि दांत नहीं होते वहाँ पर उस स्टेज में, तो वहाँ पर प्रेफर करते हैं वो लोग ग्रेप्स खाना, क्योंकि उन्हें वहाँ पे छिलका नहीं छीलना होता, उसके अंदर बीज नहीं होते।
तो इस निमोनिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं ओरल, एनाल, फैलिक, लेटेंट और जेनाइटल स्टेज को। ठीक है ना। तो निमोनिक आपको याद करना है ओल्ड एज पेंशनर्स लव ग्रेप्स। ठीक, तो ये 5 स्टेजेस हो गए जिसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना इसलिए ज़रूरी है गाइस क्योंकि अभी जब हम डिटेल में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसके बाद अगर आप एग्जाम टाइम पे इन चीज़ों को दोबारा लर्न करना चाहते हैं तो एक रीकैप जस्ट आपको वहाँ पे चाहिए, क्योंकि आपको थ्योरी तो समझ में पूरी आ गई है लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको याद करने के लिए इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टेज के बारे में बात करते हैं, ओरल स्टेज के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज ओरल स्टेज गाइज हियर? ओरल स्टेज मीन्स, ओरल मीन्स होता है माउथ। ठीक है, जो आपका बक्कल कैविटी है जहाँ पे दांत होते हैं, ठीक है, जीभ होती है, लिप्स है, तो ये जो आपका बक्कल कैविटी है इन सभी को आप ओरल बोलेंगे, यानी कि जबान, यानी कि मुंह आपका। ठीक है, तो ये आपका जो ओरल स्टेज है, तो फ्रूड ने जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के जो स्टेजेस बताए थे उसकी फर्स्ट स्टेज है ओरल स्टेज, और ये आपकी है बर्थ से 1 साल तक, यानी बच्चा जन्म से 1 साल तक का होता है तो ओरल स्टेज में माना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का जो लिबिडो है, वो जो एनर्जी है जो बच्चे का बिहेवियर गवर्न करती है, जो बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करती है, वो इस ईयर में क्या करता है, बच्चे का जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो है उसके सेक्स ऑर्गन्स के रूप में जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है उसका माउथ। ठीक है, अब आप कहेंगे ये कैसे? तो सिगमंड फ्रूड ने अपनी थ्योरी में यही कहा था कि बच्चे का जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव सेक्स ऑर्गन है फॉर प्रोवाइडिंग प्लेजर टू द इन्फेंट वो माउथ होता है। तो बच्चा माउथ के जरिए ही जो अपनी माँ का दूध पीता है वो उससे सकिंग के थ्रू उससे प्लेजर फील करता है। ठीक, तो ये एक तरीके से जो बिहेवियर है बच्चे का, ये जो उसकी एनर्जी है वो उसको प्लेजर कहाँ से मिलता है, बच्चे के मुंह से। तो बच्चा जब सक करता है मिल्क को तो उसे प्लेजर फील होता है। ठीक है, तो यही है उसकी ओरल स्टेज। तो आप इसे लिंक कर सकते हैं, ओरल मीन्स माउथ। ठीक है, तो माउथ ही फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन होता है किसी भी बच्चे का, नवजात शिशु का। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है, ओरल मीन्स माउथ, और माउथ से ही प्लेजर फील होता है बच्चे को। बच्चा प्लेजर फील करता है मिल्क को सक करके, जब उसका पेट भर जाता है तो उससे प्लेजर फील होता है। तो ये उसकी फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज है एनाल स्टेज। एनाल स्टेज आपकी होती है 18 महीने से लेके 2 से 3 वर्ष तक के बीच में। तो ये जो पीरियड है उसे वो आपके एनाल स्टेज के बारे में जाना जाता है। एनाल मीन्स होता है गूदा। ठीक, तो बहुत ही ज्यादा इजी है आपको इन सारे स्टेजेस को याद करना, और इन सारे स्टेजेस के अंदर है क्या ये आप हेडिंग से याद कर सकते हैं। तो द एनाल स्टेज में है कि बच्चे का, जब बच्चा 18 महीने से 2 या 3 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसका एनस और जो उसका एरिथ्रा होता है, यूरेथ्रा, ठीक, वही रिप्रेजेंटेटिव सेक्स ऑर्गन होता है फॉर प्रोवाइडिंग प्लेजर टू द चिल्ड्रन। यानी बच्चे को प्लेजर कब फील होता है, जब वो पॉटी करता है या फिर जब वो टॉयलेट करता है। ठीक, तो यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि बच्चे का जो प्लेजर है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये जो आपकी पूरी जो एनर्जी है, यानी कि जो लिबिडो है, ये तभी ये क्या प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। बच्चे का जो बिहेवियर है वो पूरा किस पे डायरेक्टेड है, इस लिबिडो के ऊपर ही ना। तो बच्चे को यहाँ पे सेकंड स्टेज में, एनाल स्टेज में, बच्चे को कब प्लेजर फील होता है, जब वो पॉटी से रिलीफ मिलता है उसको, और जब टॉयलेट कर लेता है बच्चा तो उसे यहाँ पे रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे बच्चा पॉटी के थ्रू और यूरिन के थ्रू, यानी मिक्चुरेशन के थ्रू प्लेजर फील करता है। तो यही है आपका सेकंड एनाल स्टेज। एनाल मीन्स गूदा, और गूदे से आप याद कर सकते हैं, याद या रिमेम्बर कर सकते हैं पॉटी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। काफी फनी भी है लेकिन इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं इस स्टेज को। नेक्स्ट है आपकी थर्ड स्टेज जो है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में बच्चा 3 से 4 या फिर 6 वर्ष की अवस्था में देखा जाता है जनरली। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेक्स ऑर्गन्स के, और बच्चा इन्हें छू कर ही प्लेजर फील करता है। यानी कि 3 से 6 वर्ष के बीच का जो अवस्था होता है, इसमें जो बच्चे हैं वो प्लेजर फील करते हैं जनरली अपने सेक्स ऑर्गन्स को टच करके। ठीक है ना, तो यह आपका फैलिक स्टेज। नेक्स्ट है आपका स्टेज नंबर 4, यानी कि लेटेंसी स्टेज। तो लेटेंसी स्टेज मीन्स होता है क्या, लेटेंट मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक,
तो छुपा हुआ मीन्स होता है जब आप किसी चीज को, वो चीज आपके अंदर तो होती है लेकिन आप उसे दिखाना नहीं चाहते, यही तो छुपा हुआ मतलब ही हुआ ना। तो जो लेटेंसी स्टेज है उसका मतलब क्या है हम भी बाद में बताएंगे, पर अभी एज के बारे में बात करते हैं। तो 6 साल से लेकर के प्यूबैरिटी तक, यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है एज अ गर्ल और एज अ बॉय, उसके बीच में की जो अवस्था है, तो 6 से लेकर प्यूबैरिटी तक जो गर्ल्स होती हैं वो 6 से 7 वर्ष की अवस्था में, और जो बॉयज होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो 6 वर्ष की अवस्था में, और जो बॉयज होते हैं 7 वर्ष की अवस्था में इनकी प्यूबरिटी स्टार्ट हो जाती है। वहां से बच्चे की आवाज थोड़ा सा मोटा होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर जो सेक्स ड्राइव्स हैं वो छुपे हुए होते हैं, ठीक। यानी कि बच्चे के अंदर ये सब चीजें एकदम खत्म हो जाती हैं, ना वो अपने जेनाइटल ऑर्गन्स को टच करता है, ना सक करता है, और ना ही मिक्चुरेशन के थ्रू उसको प्लेजर फील होता है बच्चे को। यहाँ यहाँ जो इसीलिए लेटेंट स्टेज कहा गया है, क्योंकि ये जो ड्राइव है, यानी जो लिबिडो है, जो एनर्जी है, जो यौन ऊर्जा है, वो यहाँ पे छुपी रहती है, इसीलिए इसे इस टर्म दिया गया है लेटेंसी स्टेज, ठीक। अच्छा, तो इस स्टेज में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इस स्टेज में बच्चे ग्रुपिंग करना पसंद करते हैं, ठीक। फिल्में देखना पसंद करते हैं, ठीक। और अपने ग्रुप के थ्रू किसी एक टॉपिक पे, यानी किसी भी एक जो एक्टिविटी है उसमें वो इंडल्ज हो जाते हैं, लेकिन उनका जो ड्राइव है इस समय, सेक्सुअल ड्राइव, वो छुपा रहता है। इसलिए स्टेज को हम लेटेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक। लास्ट स्टेज है जेनाइटल स्टेज। जेनाइटल स्टेज इसलिए इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि लास्ट स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, सिगमंड फ्राइड के द्वारा बनी हुई। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्यूबरिटी के बाद जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, अब वो बच्चा रहा नहीं, एडल्ट हो जाता है, ठीक। तो एडल्ट होने के बाद बच्चे के अंदर अब इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो अपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा सा सचेत होता है, ठीक है ना। तो बच्चा जब यहाँ पे सचेत है ऑपोजिट जेंडर को लेकर के जेनाइटल स्टेज में, तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, वो क्या, कि बच्चा ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट लेने लगता है। यानी कि अगर वो फीमेल है तो मेल के अंदर इंटरेस्ट लेगा, और मेल है तो फीमेल के अंदर इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पर बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं, सॉरी एडल्ट जो है इंटरेस्ट शो करते हैं ऑपोजिट सेक्स को लेकर के। और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, इनका मेन पर्पस होता है रिप्रोडक्शन के थ्रू, यानी कि जो इंटरकोर्स है उसके थ्रू अपने लाइफ में आगे प्लेजर फील करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे होप आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ओरल स्टेज जो होती है फर्स्ट स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, और ओरल स्टेज में, ओरल मीन्स माउथ, तो माउथ के थ्रू बच्चा प्लेजर फील करता है बाय सकिंग मिल्क, ठीक। सेकंड स्टेज है एनाल स्टेज। एनाल मीन्स होता है गूदा द्वार, और ये होता है 18 महीने से 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और यहाँ पर बच्चा प्लेजर फील करता है एनस के थ्रू बाय पॉटी और मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मीन्स बाथरूम करना, ठीक है ना। तो पॉटी के थ्रू और मिक्चुरेशन के थ्रू बच्चा प्लेजर फील करता है, इसलिए इसका नाम एनाल स्टेज रखा है। नेक्स्ट है फैलिक स्टेज। फैलिक मीन्स होता है जो जनन जो अंग होते हैं उनको हम जनरली एक टर्म देते हैं फैलिक स्टेज। तो फैलिक जो होती है स्टेज, इसमें जो बच्चा होता है अपने सेक्स ऑर्गन्स को टच करके प्लेजर फील करता है, ठीक। फोर्थ स्टेज होता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी मीन्स होता है छुपा हुआ, यानी कोई भी बच्चा जब अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को कंप्लीटली शो नहीं कर पाता है, वो छुपी हुई रह जाती है, और बच्चा किसी और तरफ अपना ध्यान भटका लेता है, यानी कि गोल में रहना पसंद करता है सेम तरीके के बच्चों के साथ। अगर मेल है तो मेल के साथ रहेगा, फीमेल है तो फीमेल के साथ रहेगा, और अपना जो सारा टाइम है खेल में वेस्ट करता है, पढ़ाई में वेस्ट करता है, ठीक, मतलब लगाता है। और ये जो है आपका पूरा वो लेटेंसी स्टेज में देखा जाता है। लास्ट है जेनाइटल। तो जेनाइटल में जो एडल्ट हो जाता है, हालांकि वो बच्चा यहाँ पे रहता नहीं है, तो उसको अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, और वहाँ पे इंटरकोर्स के थ्रू वो प्लेजर फील करता है, ठीक। तो ये हुआ आपका सिगमंड फ्राइड की थ्योरी के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो इस चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये चार्ट सिंपली इसलिए बनाया गया है ताकि आप, अगर मन में आपके डाउट है और आप एग्जाम के टाइम में जा रहे हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो जो आपको 1-2 मार्क्स मिलने चाहिए वो यहाँ से आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो जो विकास की अवस्था है, हमने अभी बात करा 5 स्टेजेस में है, ठीक। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जिन्हें नहीं समझ में आया, वो यहाँ पे सॉरी जो नहीं समझ पाते हैं वो पिछले यहाँ पे चार्ट से समझ सकते हैं, इस चार्ट से, ठीक है। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जिन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो रही है, वो यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं। तो
जो विकास की अवस्था थी वो है पहला मुखावस्था, जिसमें बच्चा जन्म से 1 वर्ष की रहता है और मुख के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के द्वारा उससे प्लेजर फील होता है। ठीक। सेकंड है गुदावस्था, इसमें बच्चा 1 से 2 वर्ष की अवस्था में पाया जाता है और मल मूत्र त्यागने से उसे सुख या आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक। थर्ड है शैशवा अवस्था, यानी कि 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, इसमें बच्चा अपने यौन अंगों को छूकर आनंद प्राप्त करता है। फोर्थ है सुसुप्ता अवस्था, यानी कि लेटेंसी, यानी कि जो बच्चा 7 से 12 वर्ष की अवस्था में है वो सुसुप्ता अवस्था में होता है और इसमें जनरली लैंगिक इच्छाएं सुप्त अवस्था में होती हैं और बच्चा प्लेजर फील करता है, समूह में रहना पसंद करता है और नैतिक विकास हेतु श्रेष्ठ अवस्था होती है ये बच्चे की। अभी जो 5वीं अवस्था है मैं जिसमें बच्चा 12 वर्ष के ऊपर का होता है वो है 5वीं अवस्था जननेन्द्रिय अवस्था और इसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है और जो परिवर्तन है उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन वो भी देखने को मिलता है और बच्चे का जो विकास होने के बाद क्योंकि बॉडी का भी डेवलपमेंट हो गया, हार्मोनल भी डेवलपमेंट हो गया, तो बच्चा यहाँ पे विपरीत लिंगों की तरफ रुचि प्रकट करता है और वहाँ पे स्वयं से भी प्रेम करता है। ठीक। ये जो अवस्था है यानी कि विपरीत लिंगी आकर्षण होता है यहाँ पर और बच्चा जो होता है इंटरकोर्स के थ्रू ही प्लेजर फील करता है, एडल्ट। ठीक है ना। तो अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आई होप इसके थ्रू क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट के बारे में। आपने एग्जाम में देखा होगा, आपके यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट ओडिपस और इलेक्ट्रा के कॉन्सेप्ट को लेकर के। ठीक। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट का। जो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट था क्या, फ्रॉइड के द्वारा दिया गया। ठीक। पहले ओडिपस की बात करते हैं। तो ओडिपस एक राजा का बेटा था। ठीक है। और उसके अंदर एक ऐसा कॉन्शियसनेस जाग गई थी कि उसे अपनी मदर के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट आया था। ठीक है। और वो क्या करता है कि अपने पिता को मारकर ओडिपस अपनी माता से ही शादी कर लेता है और उसके बाद अपनी संतान पैदा करता है। तो यही जो उसका बिहेवियर था आगे चल के एक कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप हुआ जिसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली है क्या? जो बच्चा है यानी जो मेल बच्चा है वो अपने माँ की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख भी रहा है। जो सन है वो अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा और जो डॉटर है वो अपने फादर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी। तो यही है आपका ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट। तो ओडिपस में हमने बात करी, ओडिपस एक राजा का बेटा था ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओडिपस था तो एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स है क्या, एक सबकॉन्शियस डिजायर होती है किसी भी यंग मेल्स के अंदर टू पेनिट्रेट बोथ देयर पेरेंट्स, वन विथ अ स्वॉर्ड एंड अदर विथ वंस पेनिस। ठीक। तो अगर पेरेंट में से अगर जो लड़का है वो मॉम को ज्यादा पसंद करता है तो ये है आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रा एक राजकुमारी थी। ठीक है। और राजकुमारी इलेक्ट्रा ने क्या करा कि अपने माता से उसको जेलसी फील होती थी जब भी माता टाइम स्पेंड करती थी, उसकी मम्मी अपने पिता के साथ में, उसके माता जब पिता के साथ में टाइम स्पेंड करती थी तो उसको बहुत ही जेलसी फील होती थी क्योंकि वो पिता के साथ अपने विवाह करना चाह रही थी। तो इलेक्ट्रा ने क्या करा कि किसी वजह से अपने माता का जो था वो मरवा दिया। उनकी डेथ के बाद वो अपने पिता से उसने शादी कर ली और आगे चल के उसी की संतान उसने पैदा करी। ठीक है। तो ये जो था ऑपोजिट जेंडर को लेकर के जो अट्रैक्शन होता है यानी कि बेटे का माँ की तरफ आकर्षण, बेटी का पिता की तरफ आकर्षण, इसे ही आगे चल के सिगमंड फ्रॉइड ने ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट नाम दिया। ठीक। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है क्या? द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज साइको एनालिटिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब गर्ल्स सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन विद हर मदर एंड अफेक्शन फॉर द फादर। यानी कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल उल्टा है इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट, यानी कि मदर का जो सन है उसका प्यार माता की तरफ और जो डॉटर है उसका प्यार पिता की तरफ। यही है आपका ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप इस इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है ना। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर रख लें जो आपकी फ्यूचर में काम आएगा। तो जनरली क्या है कि ऑपोजिट जेंडर की तरफ जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके ऑपोजिट जेंडर के माता पिता की तरफ जो अट्रैक्शन होता है वही एक सिंपल टर्म है आपका ओडिपस इलेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं।
अब जो हमारी वीडियो का लास्ट सेक्शन है, इसमें हम बात करेंगे फ्रूड की थ्योरी से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। और गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्शन है आपकी क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को, और उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ज़्यादा देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न आपका, फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे होता है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फ्राइड के अनुसार आक्रामक व्यवहार का संबंध किससे होता है? तो उत्तर है आपका मूल प्रवृत्ति से। इंसान आक्रामक व्यवहार क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि उसका जो मूल प्रवृत्ति है वो ईड की तरफ जागृत है ज्यादा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, समाज विरोधी कार्यों में करने पर उत्पन्न न चिंता किस श्रेणी में आती है? यानी कि समाज के अगर आप विरोध में जाके काम कर रहे हैं तो आपकी जो चिंता है वो किस श्रेणी में आती है? तो वो नैतिक चिंता होती है। ठीक, अगला प्रश्न आपका, फ्राइड के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग है जो मोटे तौर पर विवेक से मिलता जुलता है? उत्तर है आपका सुपर ईगो। यानी कि किसी भी व्यक्तित्व का वह भाग जो कि आपके इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, आपको ये काम करना है और ये चीज ऐसी जो आप एक्टिविटी करने वाले हैं, जो कोई भी क्रिया आप करते हैं उसके पहले जब आप सोचते हैं कि क्या सही है या गलत है, तो ये जो है नैतिकता वाली सोच है। आपके व्यक्तित्व का वो कौन सा भाग है जो विवेक से मिलती जुलती है? तो वो है सुपर ईगो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी विधि किस सैद्धांतिक दृष्टि पर आधारित है? तो वो है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत पर। अगला प्रश्न आपका, मनोलैंगिक विकास की किस अवस्था में लैंगिक इच्छाएं सबसे अधिक सुषुप्त होती हैं? तो वो है अव्यक्त अवस्था, यानी कि लेटेंसी स्टेज। ठीक, अगला है आपका नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार उन रोगियों के बहुत सारे लक्षणों का कारण क्या था? यानी कि जो फ्राइड के जो रोगी थे उनके जो रोग थे, यानी जो मानसिक रोगी जिनका इलाज कर रहे थे, क्योंकि वो पेशे से न्यूरोलॉजिस्ट थे, तो उनके जो पेशेंट थे बेसिकली वो किस डिजीज से ज्यादातर दमित जो मतलब ग्रसित होते थे? तो वो होते थे रोगी दमित इच्छाओं को लेकर के। यानी कि हमने अभी बात करा था जब हम सब कॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ रहे थे, अवचेतन मन के बारे में। तो अवचेतन मन वही आपके मन का हिस्सा होता है जहां पर आप वो चीजें जो आप एग्जैक्टली करना चाह रहे थे आप वो नहीं कर पाए। तो वही इच्छा, क्योंकि आपका मन तो करना चाह रहा था, आपका मन, आप अपनी इच्छाओं को समाज से दबा सकते हैं पर आप खुद की इच्छाओं को खुद कैसे दबाएंगे? आपका मन, अगर मन करता है आपका कि मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करूं, और आप काफी बड़े ऊंचे पद पर है और आप वहां पर जाके स्विमिंग नहीं कर सकते सबके सामने, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो दमित है, तो आप अकेले में स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना पसंद करेंगे ना? ठीक, तो ये हुआ आपकी दमित इच्छाएं। तो फ्रूड के जो ज्यादातर जो रोगी थे, क्योंकि मनोचिकित्सक थे और न्यूरोलॉजिस्ट थे, तंत्रिका विज्ञानी, तो उनके ज्यादातर पेशेंट जो थे वो सफर कर रहे थे दमित इच्छाओं को लेकर के, उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपनी सफलता असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहेंगे हम जनरली? तो वो होती है रक्षा युक्तियां। रक्षा युक्तियां मतलब हम दूसरों को दोषी ठहरा देंगे। अपना हम एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए तो हम कह देंगे यार इसकी वजह से ऐसा हुआ क्योंकि इसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। ठीक, तो वहां पे हमने खुद को बचा लिया और सारा जो मतलब हमारा जो असफलता थी उसका दोष हमने सामने वाले को दे दिया। तो ये आपकी रक्षा युक्ति कहलाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्राइड का मत था कि स्वप्न का उद्देश्य है। फ्राइड ने क्या कहा था स्वप्न के बारे में? स्वप्न का उद्देश्य क्या होता है? इच्छाओं की पूर्ति करना। जो हम जनरली जो चीजें हम अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू समाज में नहीं कर पाते, उन्हीं चीजों को हम जनरली सपने में देखते हैं। ये अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था अचेतन मन के को लेकर के, यहाँ पे फ्राइड ने कहा था साफ तौर पे कि हम अचेतन मन में, यानी सोने के बाद हम वही चीजें देखते हैं जो हम जनरली अपने चेतन मन को लेकर जागृत अवस्था में नहीं कर पाए। ठीक, अगला प्रश्न है, फ्राइड का मत था कि अगला प्रश्न है, ऐसा रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति की आवाज में भावनाओं का आरोपण किसी अन्य पर किया जाता हो वह क्या कहलाता है? तो वह है प्रक्षेपण। ठीक, जिसमें व्यक्ति की आवाज और भावनाओं जो होती है उसका आरोपण किसी अन्य पर किया जाता है। जब हम जो हमारी खुद की जो फीलिंग हम किसी और के लिए शो कर रहे हैं तो प्रक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मूल रूप से किसके साथ संबंधित है? तो वो है मनोलैंगिक विकास के साथ में।
अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार जन्म के समय उपस्थित व्यक्तित्व तत्व को क्या कहा जाता है? तो वो है ईड। हमने ईड के बारे में भी पढ़ा था कि ईड जो होता है वो छोटे बच्चे की तरह है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ, जो डिमांड कर रहा हूँ वो अच्छी है या नहीं, लेकिन चाहिए तो अभी चाहिए। ठीक, तो क्योंकि ये चीज़ें आपको छोटे बच्चे में देखने को दिखेंगी। बड़ा जो होता है वो एडल्ट होता है, जो मच्योर्ड होता है वो समझता है कि हमने जो डिमांड करी अगर इम्पॉसिबल है, ये बहुत मुश्किल है इसे मैं पूरी करना, तो वो वहाँ पे समझ जाता है। लेकिन ईड नहीं समझता, उसको चाहिए तो अभी चाहिए। तो जो व्यवहार है वो बच्चे के अंदर जनरली देखा जाता है। तो यही फ्राइड के अनुसार था जन्म के समय उपस्थित व्यक्तित्व का तत्व, यानी कि ईड। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं का कौन सा एक सही अनुक्रम है? यानी कि जो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं थी उनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस से हमने याद करा था। ठीक है, आपको याद भी होगा, ओल्ड पेंशनर्स जनरली लव्स ग्रेप्स। ठीक, तो जो मौखिक अवस्था है वो पहली अवस्था है, उसके बाद थी आपकी गुदावस्था, उसके बाद थी लैंगिक अवस्था, उसके बाद थी सुषुप्ता अवस्था और लास्ट थी आपकी जननी अवस्था। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है फ्राइड के व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का। ठीक है ना। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मिल गई होगी। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस पूरी कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी इजीली देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको ये तीनों, अगर आपने वीडियो देख ली तो शायद ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा इस थ्योरी को लेकर के। और अगर इस थ्योरी से लेकर जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आई होप अगर आपने तीनों वीडियो देख ली कम्प्लीटली, ठीक है, तो आई एम डैम श्योर आप यहाँ पे कम्प्लीटली सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने ये वीडियो हमारी फर्स्ट टाइम देखी है और हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सारे और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारी दी गई लेटेस्ट जानकारी को अपने चैनल पे देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में। बाय बाय।